आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का टॉपिक जो कि है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नेचर में भारी मात्रा में पाया जाता है, तो हम इसे कहते हैं ये अबंडेंट एलिमेंट है। और ये अबंडेंट एलिमेंट होने के साथ साथ इसमें बहुत सी एनर्जी होती है, तो इस एनर्जी का हम यूज़ करके फ्यूचर में हम एनर्जी की नीड पूरी कर सकते हैं। और ये होता है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी इसमें स्टोर होती है। तो हाइड्रोजन जो होता है वो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड बनाता है, तो इसका इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, जो कि आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है प्रोटॉन के अराउंड। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। और जो न्यूट्रल होता है यानी न्यूट्रॉन, तो वो यहाँ पे पाया नहीं जाता, तो इसलिए ये बहुत स्मॉल होता है और ये अकेले में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए ये फॉर्म करता है डायहाइड्रोजन, जिसे हम कहते हैं H2। तो आप यहाँ इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि H2 कैसे दिखता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे डायहाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो ये डायहाइड्रोजन जो होता है वो होता है कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस, यानी इसका कोई कलर नहीं होता, इसका कोई स्मेल नहीं आता और ये टेस्टलेस होता है। ये एक कंबस्टेबल गैस भी है। वाटर में ये इनसोल्यूबल है, यानी डिजॉल्व नहीं होता वाटर में। और इसका वेट अगर हम कंपेयर करें हवा से, तो हम पाते हैं कि ये हवा से बहुत ही हल्का होता है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं डायहाइड्रोजन का ऑक्यूरेंस, यानी डायहाइड्रोजन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो डायहाइड्रोजन का, और ये जो डायहाइड्रोजन होता है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। यानी यहाँ पे मैंने यूनिवर्स निकाला है और इस यूनिवर्स का जो मास है तो उसका 70% बाय मास और पूरा का पूरा डायहाइड्रोजन ही होता है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम से। तो हम देखेंगे कि डायहाइड्रोजन का ऑक्यूरेंस कहाँ पे होता है। तो हमें ये देखने को मिलता है प्लांट्स में, एनिमल टिश्यूज़ में देखने को मिलता है। हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है उसमें भी हमें ये हाइड्रोजन देखने को मिलता है। जो प्रोटीन्स होती है तो उसमें भी हाइड्रोजन का समावेश होता है। हाइड्राइड्स में भी मेनली हाइड्रोजन ही होता है, और हाइड्रोकार्बन्स जो होती है तो उसमें भी हमें हाइड्रोजन देखने को मिलता है। तो अब हम देखते हैं इसके कंपाउंड्स जो हम यूज़ करते हैं एवरीडे लाइफ में। तो जैसे वाटर, तो वाटर में भी हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड, मीथेन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी हमें हाइड्रोजन देखने को मिलता है। और जो हम यूज़ करते हैं चीनी या फिर शुगर, तो उसमें भी हाइड्रोजन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो पूरा यूनिवर्स होता है तो उसमें डायहाइड्रोजन बहुत मात्रा में एग्जिस्ट करता है। जैसे ही हाइड्रोजन डिस्कवर हुआ तो उसके बाद उसके 3 आइसोटोप्स देखे गए। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्रिटियम। अब ये जो आइसोटोप्स होती है उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक नंबर यानी क्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो नंबर होता है तो उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हो कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है और सभी में एक एक प्रोटॉन है, पर यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की वैल्यू में बदल आ रहा है। यानी प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन होते हैं, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। तो इन सभी से हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की नंबर, तो वो होता है सेम, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रिटियम की। तो ट्रिटियम जो होता है वो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यानी रेडियो एक्टिव यानी वो जो वेव्स के माध्यम से एनर्जी को इमिट करते हैं। तो ट्रिटियम जो होता है वो लो एनर्जी इमिट करता है बीटा पार्टिकल्स के माध्यम से। तो अब हम देखते हैं कि ट्रिटियम की लाइफ कितनी होती है। तो यहाँ पे एक टर्म है ट्रिटियम की हाफ लाइफ, तो इसको समझते हैं। तो ट्रिटियम की हाफ लाइफ जो होती है वो होती है 12.33 ईयर्स, यानी हम लिख सकते हैं T हाफ इक्वल्स टू 12.33 ईयर्स। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है और उसमें भरा है मैंने ट्रिटियम।
तो इस कंटेनर को अगर मैं 12.33 ईयर्स बाद में देखूंगा तो मुझे यहाँ पे दिखेगा कि ये कंटेनर आधा ही भरा है ट्रिटियम से। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हाफ ट्रिटियम ख़त्म होने में उसको जो समय लगता है तो वो होता है हाफ लाइफ ऑफ ट्रिटियम। यहाँ पे मेरे पास S ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है जो कि अल्कली मेटल, और P ब्लॉक का 17th ग्रुप है जो कि हैलोजन ग्रुप से। तो अब मुझे प्लेस करना था हाइड्रोजन। तो मुझे दिक्कत आ रही थी कि मैं पहले ग्रुप में या 17th ग्रुप में प्लेस करूं, क्योंकि हाइड्रोजन है तो वो अल्कली मेटल से और हैलोजन से सिमिलैरिटी दिखाता है। तो मुझे दिक्कत आ गई कि हाइड्रोजन कहाँ पे फिक्स करें, उसकी पोजीशन कहाँ पे फिक्स की जाए। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे मैंने लिया है एक लिथियम, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि वो रिमूव कर सकता है, और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है और उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये फ्लोरीन हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लिथियम हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। पर अगर हम देखें हाइड्रोजन के केस में तो यहाँ से ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रिमूव भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। तो ये फॉर्म करता है H+ आयन एंड H- आयन। तो यहाँ से फिर से दिक्कत आ गई कि ये अल्कली मेटल में प्लेस किया जाए या हैलोजन ग्रुप में प्लेस किया जाए। तो फिर से हम अगली केस लेते हैं, केस फर्स्ट। तो अगर हम अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की बात करें तो ये लगभग सिमिलर आती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो अल्कली मेटल्स के जो क्लोराइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं और सल्फाइड्स होते हैं, वो हाइड्रोजन के क्लोराइड्स, ऑक्साइड्स और सल्फाइड जैसे ही होते हैं, यानी उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड से सिमिलैरिटी दिखाता है, सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोजन ऑक्साइड से सिमिलैरिटी दिखाता है, और सोडियम सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड से सिमिलैरिटी दिखाता है। तो इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं। तो इससे फिर से दिक्कत आ गई कि ये अल्कली मेटल में प्लेस किया जाए या हैलोजन ग्रुप्स में। यहाँ पे मेरे पास एक एलिमेंट है और उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे रिमूव करना है तो मुझे इस एलिमेंट को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। जब मैं इसे एनर्जी दूंगा तभी ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो ये जो मैंने एनर्जी इसको दी या फिर इसको जो एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में, तो इस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, और हम इसे कह सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जब भी मैं आपको बोलूँ आयोनाइजेशन एनर्जी तो उसे हम शॉर्ट फॉर्म से लिख सकते हैं I.E यानी IE। तो ये होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का यूज़ करेंगे हाइड्रोजन की पोजीशन पता लगाने में। तो यहाँ पे मेरे पास एक अल्कली मेटल से लिथियम है और हैलोजन से फ्लोरीन है। तो इन तीनों में से मुझे आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो मुझे इन तीनों को आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी तो ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। तो मैंने लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी काउंट की तो वो पता चली, वो है 520 किलो जूल पर मोल, यानी एक मोल लिथियम के लिए मुझे 520 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। वैसे ही हाइड्रोजन को मुझे देनी पड़ेगी 1312 किलो जूल पर मोल, और फ्लोरीन को देनी पड़ेगी 1680 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है और फ्लोरीन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सिमिलैरिटी दिखाती है। तो फिर से मुझे यहाँ भी दिक्कत आ गई कि हाइड्रोजन को हैलोजन ग्रुप्स में प्लेस करना चाहिए या अल्कली मेटल्स में प्लेस करना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो अल्कली मेटल से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अब हम देखेंगे जो एटम्स की नॉर्मल साइज़ होती है वो होती है 50 पिकोमीटर से
200 पिकोमीटर तक। और अगर हम हाइड्रोजन के केस में बात करें तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो हाइड्रोजन का बन जाता है H+ आयन, और इस H+ आयन की साइज होती है अप्रॉक्स 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर, जो आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्मॉल साइज है इसकी। तो ये एक बहुत छोटी साइज है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अगर ये मैंने नॉर्मल एटम की साइज दिखाई है 50 पिकोमीटर से 200 पिकोमीटर, और ये दिखाई है H+ आयन की साइज जो कि 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि H+ आयन की साइज होगी बहुत ही छोटी होगी एटम से। तो यहाँ पे हम H+ आयन की साइज निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि H+ आयन एग्जिस्ट ही नहीं करता फ्रीली, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और इसका H+ आयन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो हाइड्रोजन का यूनिक बिहेवियर है, तो इसी के लिए हमने इसको पीरियोडिक टेबल में सेपरेटली प्लेस किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और ये बिल्कुल फ्री है।